हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। मैं आर्यन अग्रवाल आप सभी के लिए लेके आया हूँ नीट 2023 का जो पेपर हुआ था उसका फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस और साथ ही सल्यूशन। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर का लेवल ना तो इजी था बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मॉडरेट लेवल का पेपर था। और अगर आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करा था तो आप ये पेपर बड़ी ही आसानी से कर पाए होंगे। एक कैच जो इसमें था कि हमारा रीडिंग स्पीड जिन बच्चों की अच्छी थी वो ये पेपर अच्छे से कर पाए, क्योंकि फास्ट इंटरप्रिटेशन नीट के पेपर में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जो फास्ट इंटरप्रेट कर पाया था उसने क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लिया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही टिप्स है कि आप अपनी रीडिंग स्पीड बहुत ही अच्छी रखें और डेली रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। आप रोज़ एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करें, भले ही कोई भी कोचिंग का मटेरियल कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी को रीड तीनों ही सब्जेक्ट में ज़रूर करो। ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में की पॉइंट बताऊं तो क्या फिजिकल केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के थे, यानी कि 36% ऑफ एंटायर केमिस्ट्री हमारा फिजिकल केमिस्ट्री था। यानी कि सबसे ज़्यादा, अगर तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो उनमें सबसे ज़्यादा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का ही आया था। सेक्शन ए की बात करूँ जिसमें हमारा कंपलसरी होता है, जो एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कंपलसरी होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो 35 क्वेश्चन जो कंपलसरी होते हैं उसमें से 13 क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री के इन द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और सेक्शन बी की बात करूँ जिसमें हमें 15 में से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के थे। ठीक है। क्लास 11th की बात करूँ तो क्लास 11th के 9 क्वेश्चंस थे, क्लास 12th के 9 क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी कि 18 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन 11th के, 9 क्वेश्चन 12th के। परफेक्ट बैलेंस पेपर था। ठीक है। अब मैं बात करूं कि चैप्टर वाइज अगर बात करूं तो मोल कंसेप्ट से 2 क्वेश्चंस थे 11th क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन थे, गैसियस स्टेट से 2 क्वेश्चन थे, रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से मिला के 1 क्वेश्चन था जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से पूछा गया था। तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भले ही आसान हो लेकिन सभी चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन, लिक्विड सोल्यूशन से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन और सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से हर साल 2-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सॉलिड स्टेट से कई बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से यही ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि थोड़ा ट्रेंड जो इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आयनिक और इससे थर्मोडायनेमिक्स से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 2 क्वेश्चंस आयनिक के होते हैं या 2 क्वेश्चन थर्मो के होते हैं। हालांकि इस बार दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, लेकिन इतना चलता है कि आपका हर साल वो चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं कि किस साल किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, किस साल किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। तो कोई एज सच इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आपको सभी चैप्टर को बराबर वेटेज देके चलना है। सरफेस केमिस्ट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी उतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगा और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा। तो भले ही कंटेंट चैप्टर में ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स हैं, ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चन थे। एक बच्चों को मिथ होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, जिसमें कि 9 क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड थे। 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एकदम डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया था, फार्मूला बेस्ड भी नहीं, फार्मूला ही पूछ दिया था। तो 9 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड, जिसमें से 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट फार्मूला पूछ दिया था। तो फिजिकल केमिस्ट्री से जिन बच्चों को डर लगता है वो सिंपली अपने एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स और फार्मूला लिस्ट को भी अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आप 50% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो ग्राफिकल था, हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल एनालिसिस से सॉल्व होता है, और वो क्वेश्चन आपका मोस्टली गैसियस स्टेट या इक्विलिब्रियम या इस टाइप के, या काइनेटिक्स, इस टाइप के चैप्टर से आपका डील होता है। पिछली बार क्वेश्चन जो पूछा गया था केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफिकल एनालिसिस पूछी थी, उससे पिछले साल हमारा गैसियस स्टेट से पूछा गया था, इस साल फिर से गैसियस स्टेट से पूछ दिया गया। तो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था, सभी ग्राफ्स एनसीईआरटी में दिए थे, बस आप उनको टैकल करना, डील करना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन हालांकि न्यूमेरिकल ऐसा था जो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके पूछा गया था, जो कि था तो एनसीईआरटी बेस्ड। ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी आपकी
एनसीईआरटी से थी। जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था वो भी बेसिक और फंडामेंटल था, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग टॉपिक का आपका मिक्सचर का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा आपका रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूँ तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे थ्योरेटिकल, जिसमें कि 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ही पूछ दिए गए थे। मैंने बताया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल्स को ही तो हमें देखना होता है, और ये एग्जाम्पल्स हमारे कहाँ से पूछे गए, सरफेस केमिस्ट्री से पूछे गए, जो कि हमारा आप एकमात्र थ्योरेटिकल चैप्टर आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में जो एकमात्र थ्योरेटिकल चैप्टर है वो सरफेस केमिस्ट्री, और उससे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसा कोई एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछे गए वहाँ से जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए, तो जो पूछा जाता है वही पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन दोनों एनसीईआरटी से थे, सरफेस केमिस्ट्री के एग्जांपल्स पूछे गए। 3 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के थे, जिसका पिछले 2 साल से ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है कि एआर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, पर एआर वाले क्वेश्चंस हमेशा रैंक डिटरमाइनिंग होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छा कर लोगे तो आप औरों से एज ओवर ले लोगे। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिंपल सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, दोनों ही एनसीईआरटी से थे, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ये नहीं थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 13 क्वेश्चंस आपके इजी थे, 3 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 2 क्वेश्चंस आप कह सकते हो टफ थे, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इजी और मॉडरेट लेवल के थे। तो अगर आप टफ क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ तो आप एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं नीट के पेपर में। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये मोल कंसेप्ट से पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। पहली बात तो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हीट करा गया और इसके हमें रिएक्शन भी दी हुई है। नहीं भी देता तो हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में एक चीज़ टूटती है। अब कह रहा है 20 ग्राम है हमारा लाइमस्टोन, इसमें खाली 20% ही प्योर है, 20 ग्राम में केवल 20% ही प्योर है। तो पहले तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 20% होगा किसका, 20 ग्राम का, यानी कि कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया, यानी कि 4 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो 80% है, जो हमारा 16 ग्राम है, वो हमारी इम्प्योरिटी है। तो मेन हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा केवल 4 ग्राम ही है जो प्योर है। तो अब अपने को रिएक्शन दी हुई है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा, ठीक है, हीट करा जाएगा 1200 केल्विन पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होगा, CO2 हमारी गैस होगी। अब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं लिखूँ ये 4 ग्राम तो इसके मोल्स बना लूँ, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री हमें सॉल्व करनी है, स्टोइक्योमेट्री हमारी मोलर रेशियो से ही सॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर 4 ग्राम ये है कैल्शियम कार्बोनेट तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको दिया है 40, कार्बन का हो जाएगा 12 और ईच ऑक्सीजन का 16। तो 40 + 12 + 16 × 3 यानी कि 48। तो 48 + 40 + 12 आपका कितना हो गया, 100 ग्राम पर मोल हो गया, 100 ग्राम पर मोल हो गया, यानी कि मास अपॉन मोलर मास से आपके मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आ गए, 0.04 मोल आ गए। अब आपका यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या बताना है, CO2 बताना है कि कितना CO2 का मास क्या होगा। तो आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन आपकी ये बैलेंस है, यानी कि स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो CaCO3 और CO2 का कितना है, 1:1 है, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनेगी। तो 0.04 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी मोल CO2 बनेगी, ऑब्वियसली 0.04 मोल CO2 बनेगी। तो 0.04 मोल CO2 बनी। अब अपने को क्या बताना है, मास ऑफ CO2 बताना है, तो मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से। मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ईच कार्बन का 12, ईच ऑक्सीजन का 16 डालते हुए 44 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.76 ग्राम CO2 आपकी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। परसेंट प्योरिटी का एक कैच था, जो कि इससे इसी सिमिलर क्वेश्चन इसके ऊपर परसेंट प्योरिटी की प्रोफाइल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, जो कि किस में था, नीट 2022 में हमारा सिमिलर प्रोफाइल के ऊपर परसेंट प्योरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन
पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि PYQs करो। हालांकि NCERT में एक ऐसा टॉपिक है परसेंट प्योरिटी जो NCERT में बहुत अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन नीट में पूछा जाता है। तो सिर्फ NCERT नहीं, NCERT प्लस PYQs इज द की फॉर सक्सेस इन नीट। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और ये केवल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है कि आपको NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से डील करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो रिसेंट ईयर RYQs हैं, रिसेंट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे से आप उनको देखना है। तो सिंपल 2 परसेंट प्योरिटी और बेसिक स्टोइक्योमेट्री, अगर ये आपको आती है तो सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन मोल कंसेप्ट और ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन को क्लब करके था, जो मैंने बताया फिजिकल और ऑर्गेनिक को क्लब करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। यही वाला था कि वेट इन ग्राम पूछ रहा है ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब भाई कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेन हुआ है बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम क्या करें, देखो अब अपने को ये रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। टेक्स्ट में रिएक्शन हम इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन दिए। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या होती है कि सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको आप जब हीट करते हो विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। वैसे तो ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट के थ्रू इसका मैकेनिज्म गवर्न होता है, लेकिन आप इसका नॉर्मल चाइनीज़ मैकेनिज्म की बात करें सिंपल प्रोडक्ट लिखने के लिए तो आप ऐसा घेरा बना के बता सकते हो कि आपका Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, आपका Na2CO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और RH आपका एल्केन बच जाएगा। और साथ ही बाय प्रोडक्ट आपका जैसे कि मैंने बोला Na2CO3 आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम इथेनोएट दिया है, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, प्लस आपका क्या हीट करा है विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो भी क्या बन जाएगा, अगेन आपका सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, वैसे ही घेरा बना के निकाल दोगे और क्या CH3H यानी कि मीथेन बन जाएगी। तो अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ सोडियम कार्बोनेट की मीथेन, मीथेन ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है, सोडियम कार्बोनेट तो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका है मीथेन है। तो यानी कि ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर मीथेन के 2 मोल लिए जाएं तो इसका मास कितना होगा, यही तो बात कर रहा है। और कोई बात कर रहा है आपसे क्या, वेट इन ग्राम बताना ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो आपका मीथेन आपको पता लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप आपका इसका नहीं बता सकते क्या, आप बता सकते हो कि फॉर मीथेन क्या बता सकते हो कि जो मास होगा वो क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास होगा। और मोल्स कितने बोले हैं, 2 बोले हैं, और मोलर मास कितना हो जाएगा मीथेन का, ईच कार्बन का 12 ईच हाइड्रोजन का 1 डालते हुए 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी कि 32 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, मीथेन प्रोड्यूस करी गई है। और 32 ग्राम आपका किस ऑप्शन में, आपका पहले ऑप्शन में है। तो सिंपली आपको क्या करना था, आप इस ऑर्गेनिक की रिएक्शन से आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फिर सिंपल मोस्ट सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोल कंसेप्ट की मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, उसी को रीअरेंज करके आपको मास ऑफ मीथेन प्रोड्यूस या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस आपको निकालना था, और वही निकाला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में कम पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इतना इजी नहीं होता है वो क्वेश्चन, वहाँ ऑर्गेनिक की रिएक्शन थोड़ी टफ होती है, लेकिन कुछ फील एडवांस की, आप लो लेवल पे एडवांस की फील थोड़ी थोड़ी इस क्वेश्चन ने हमको दी। और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाओगे। तो अगर आपके पास समय हो तो आप NCERT और PYQs के अलावा अपनी शीट को सॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से आप ये रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस आप नहीं करना चाहते, आपको सिंपल एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। ये तो एकदम गलत बात है, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड
न्यूट्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। आपको क्या बताना है, आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आप ऑप्शन में देखो कि भाई ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, जिसमें भी ए है वो तो हो ही नहीं सकता। ए किस में है, सेकेंड ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। तो आपने 50% ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेकेंड पढ़ो कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सपोज आपको ये चीज़ नहीं पता, 9.1 इंटू 10⁻31 तो पता है, हो सकता है कि आगे आपको ये नहीं पता है, ये वाले आगे एग्जैक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेस तक दिया है, 5 डेसिमल प्लेस तक दिया आपको, 1 डेसिमल प्लेस तक तो ध्यान है, अब 5 डेसिमल प्लेस तक ध्यान नहीं, तो अब आपको पता नहीं, तो आप इसको क्या करो, अभी के लिए छोड़ दो। ठीक, वैसे कि अगर 2 डेसिमल प्लेस तक है तो आपका ऑलमोस्ट ठीक ही हो गए, आप इतना भी समझ सकते हो। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब आइसोटोप अगर आपको पता है ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो आप क्या करोगे। ठीक, तो पहले मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता, चलो ठीक। फिर डी ऑप्शन पढ़ो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। भाई ये बात तो सरासर गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं दोनों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए दोनों को मिला के न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये तो गलत बात है, तो बेसिक बातें तो सबको पता होगी। तो डी बात तो एकदम गलत है। तो डी बात अगर गलत है, डी ऑप्शन आपका एकदम गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है। तो डी जिसमें भी है वो नहीं हो सकता। डी देखो किस में, पहले में डी है, तो पहला नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, थर्ड, तो आपका थर्ड ही होगा। सिंपल। तो आप पहले उन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लो जिस पे आप एकदम दाव खेल सकते हो कि नहीं ये तो सही ही है या ये तो गलत ही है, फिर आप उनसे ऑप्शंस एलिमिनेट करो। हो सकता है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि अगर मुझे सी के बारे में, बी सी ई के बारे में नहीं पता, तो मैं खाली ए और डी स्टेटमेंट पढ़ के ही सिंपल आपका अपना आंसर निकाल सकता हूँ। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक, अब सी स्टेटमेंट अब मैं फाइनली पढ़ूँ कि ऑल आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात ठीक है, क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप आर एटम आर डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। या अलग तरीके से बोलूँ, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या सबसे अच्छी डेफिनेशन बोलूँ तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। तो खाली एटॉमिक मास में ही तो अंतर है, एलिमेंट तो सेम ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो भाई सेम ही होगी। भाई आपका एटॉमिक मास में अंतर है, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही है, एलिमेंट वही है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी वही होगी। तो सी स्टेटमेंट तो आपका ठीक है। अब ई की बात करूँ, ई स्टेटमेंट डी तो हमारा ठीक हो गया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये एकदम सही बात है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने एटम को इंडिविजिबल बोला था, कि एटम वर्ड ही आपका जो आया था वो एटोमियो से आया था, और एटोमियो का मतलब ही क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। तो डाल्टन ने एटम को इंडिविजिबल बोला था कि इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन ने ये बात बोली थी, हालांकि ये बात फिर गलत सिद्ध हो गई थी। तो आपके सही ऑप्शन कौन से हो गए, बी सी और ई हो गए, जो आप पहले ही निकाल सकते हो, पहले ही निकाल चुके हो खाली ए और डी से। तो ए और डी खाली आपने अगर देखा तो उससे फटाफट आपने आंसर निकाल लिया, इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ी और स्पीड भी बढ़ी। और नीट के पेपर में स्पीड विद एक्यूरेसी ही इज सक्सेस मंत्रा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं बता रहा था कि फॉर्मूला पूछ दिया गया, यही फॉर्मूला पूछ दिया गया है कि आपका रिलेशन किस में पूछ दिया है, बिटवीन एन एम। एन एम क्या है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। तो अगर हमें ये बात पता है कि जो एन एम होती है, यानी कि नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज होती है किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो क्या होती है, 2l+1 होती है। सिंपल फार्मूला है ये। तो अगर आप इसी फार्मूले से अगर आप निकालो तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, रीअरेंज करके आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान है, तो फार्मूला आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर आपका जो एल होता है वो आपको किसका आइडिया देता है, सबशेल का आइडिया देता है कि अगर एस सबशेल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, पी सबशेल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, डी है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा,
एफ सब शेल है तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल का आइडिया देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का आइडिया देता है। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अगर मैं एस की ही बात करूँ तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आप फॉर्मूला बनाओ। यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनाओगे कि अगर L का वैल्यू 0 है, फॉर S सब शेल की बात करूँ, L का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M कितनी आएंगी, 1 आएगी। ठीक है, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे, ठीक है, तो M की वैल्यू कितनी, NM की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बेसिकली ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही तो है, यानी कि नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू जो NM दिया हुआ है, NM ही तो है कि आपके लिए S सब शेल के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 ऑर्बिटल होंगे। P सब शेल के लिए कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो यानी कि L का वैल्यू 1 तो NM का वैल्यू कितना, 3। तो आपको वैल्यू डाल डाल के पुट करनी पड़ेगी कि आप इसमें L का वैल्यू सब में 0 डाल के देखो, L का वैल्यू 0 डालोगे तो NM का वैल्यू 1 आना चाहिए। इसमें L का वैल्यू 0 डालोगे तो NM का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें L का वैल्यू 0 डाल दोगे तो M का वैल्यू, NM का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे L का वैल्यू 1 डालोगे, P सब शेल के लिए, S सब शेल के लिए तो लग गया। L का वैल्यू अब P सब शेल के लिए 1 डालोगे तो आपका NM का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब D के लिए डालो, D के लिए डालोगे तो L का वैल्यू आप कितना डालोगे, 2 डालोगे। L का वैल्यू 2 डालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आपने L का वैल्यू 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 8 + 1 यानी कि NM का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। यानी कि L का वैल्यू 2 डालने पे NM का वैल्यू कितना आ रहा है, 9, जबकि आना कितना चाहिए, 5, क्योंकि D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। फिर तीसरा अगर आप देखो NM L + 2 तो L का वैल्यू यहाँ पे 0 डालने पे, S सब शेल के लिए L का वैल्यू 0 होता है तो 0 डालने पे NM का वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 1, क्योंकि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो आपका चौथा ही है। लेकिन यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हर में आपको L की वैल्यू डालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि M की वैल्यू जो आनी चाहिए और जो आ रही है वो मैच कर जाए तो आपका वो फॉर्मूला है। लेकिन आपको सभी के लिए मैच करा के देखना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्मूले तक पहुँच पाओगे। नहीं तो आपका हाई पॉसिबिलिटी है कि आप सेकेंड ऑप्शन को टिक कर दो। तो बेटर तो यही है कि आप फॉर्मूला ध्यान रखो, लेकिन फॉर्मूला ध्यान नहीं तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है, सभी बच्चों को ध्यान रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मेंस में भी पूछा गया और नीट में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन था जो गैसीय स्टेट से पूछा गया था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नीट 2021 में भी पूछा गया था। तो अब कह रहा है बॉयल्स लॉ, which of the following option is correct graphical representation of Boyle's law। Boyle's law में क्या होता है, मोल्स और टेम्परेचर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मोल्स और टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो और हमें क्या बताना है, P वर्सेस 1/V का ग्राफ। तो अगर हमारा देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा देखो थर्ड ऑप्शन में टेम्परेचर क्या कांस्टेंट बना हुआ है, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बना हुआ है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बना हुआ है तो थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब हमें या तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ या P वर्सेस V का ग्राफ हमें बनाना होगा। ठीक, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है कि फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है, यानी कि PV = nRT, तो भाई है ही। अब बॉयल्स लॉ है तो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि PV कांस्टेंट। यही बात होती है बॉयल्स लॉ में। तो प्रेशर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लिख सकते हैं NR/V। ठीक है, आपको क्या बताना है, सॉरी NR आप लिख सकते हो यहाँ पे nRT/V। ठीक है, nRT/V लिख सकते हो। अब आपको किसके बीच में ग्राफ बनाना है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, nRT P = nRT × 1/V, इस तरीके से लिख सकते हो। अब अगर प्रेशर आपका y एक्सिस पे है, अगर प्रेशर आपका y एक्सिस पे है, ठीक, और आपका 1/V आपका x एक्सिस पे है, तो क्या है, y = mx वाली इक्वेशन बन गई। y = mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि आपका m क्या है, nRT, और मोल्स भी आपके पॉजिटिव होते हैं।
आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, टी आपका टेम्परेचर वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो एनआरटी भी आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स, यानी कि पी वर्सेज 1/v का ग्राफ कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। पी वर्सेज 1/v का ग्राफ तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, अब आपको स्लोप से पता लगाना होगा कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा कह रहा है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, तो आपका ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो अब भाई स्लोप आपका क्या है, स्लोप आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका यहाँ पे m इज डायरेक्ट, m किसके बराबर है, nRT के, यानी कि आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि आपका टेम्परेचर के साथ ही वेरिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर ही बताना है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, सिंपल बात, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, तीसरे वाले का ज़्यादा है, यहाँ T3 टेम्परेचर वाले का स्लोप ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, उससे कम स्लोप T2 वाले का तो उसका टेम्परेचर उससे कम, और सबसे कम स्लोप है T1 वाले ग्राफ का तो उसका टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ ऑप्शन आपको अगर पता करना है कि गलत है और कैसे गलत है, गलत तो हो गया है क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो आपका वो चीज़ सिमिलर तरीके से चलेगी कि आपका पी वी इक्वल टू एनआरटी था, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया था, पी वी इक्वल टू एनआरटी, और आपने बॉयल्स लॉ के लिए आपने निकाल लिया था कि प्रेशर क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर को आपको किस पे रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक, और ये क्या हो गया एक तरीके से आपका एनआरटी तो आपका एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, आप चलो एम बोल दो, कुछ भी बोल दो, सी बोल दो, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन में क्या, वॉल्यूम आपको एक्स एक्सिस पे रखना है क्योंकि अब पी वर्सेस वी ग्राफ है, 1/v नहीं है, तो अब वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रखोगे। ठीक, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, तो बन भी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो ये सही लग रहा है। अब सही बताने के लिए आप इसको क्या करोगे, अब आपको टेम्परेचर वाला वेरिएशन कंसिडर करना पड़ेगा कि जो अलग अलग ग्राफ्स हैं इनमें किसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो इसके लिए आपका जो फंडा होता है कि आप इसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम देख लो। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम कैसे देखो, इस वाले का कितना होगा, ये आपका इसका टेम्परेचर T3 है, इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर T3 है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, तो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, V3 होगा। ठीक, अब दूसरे वाले ग्राफ का टेम्परेचर, इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर T2 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे V2 होगा। ठीक, अब इस वाले ग्राफ का, पहले वाले ग्राफ का टेम्परेचर, इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर T1 है, तो इसका वॉल्यूम V1 होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सपोज कुछ भी P बोल दो, एट अ कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक, तो अब किसी भी आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आपको क्या पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो अगर अब मैंने कांस्टेंट प्रेशर बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर P, एट कांस्टेंट प्रेशर P, ठीक, आप क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि मोल्स और आर तो आपका कांस्टेंट ही है। ठीक है, आपको मोल्स के साथ तो वेरिएशन कंसिडर ही नहीं करना है, तो आपका वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, आप यही मान के चलोगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। अब वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, यहाँ पे V1 ज़्यादा है V2 से, V2 ज़्यादा है V3 से, तो टेम्परेचर भी T1 ज़्यादा होगा T2 से, T2 ज़्यादा होगा T3 से। ठीक, तो आपका V1 ज़्यादा है V2 से, V2 ज़्यादा है V3 से, तो आपका T1 ज़्यादा होना चाहिए T2 से और T2 ज़्यादा होना चाहिए T3 से। यहाँ एकदम उल्टा दिया है, और ये अगर एकदम उल्टा दिया है तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे T3 सबसे ज़्यादा दिया है जबकि V3 सबसे कम है। तो V3 सबसे कम है तो T3 सबसे कम होना चाहिए, ना कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा हो गया। अब ये वाली एनालिसिस तो आपकी अच्छी थी, ये तो आपकी अच्छी एनालिसिस थी, ये थोड़ा सा आप जब चीज़ों को समझोगे तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। अपने क्वेश्चंस आपको पहले से इस तरीके के क्वेश्चन डील करे होंगे तभी इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपकी पहले वाला से ही आपका आंसर आ गया, तो क्वेश्चन ये तो आसान बन गया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप इसको इतनी एनालिसिस में पढ़ो। वो चाहता है पहले ही आप इससे एनालिसिस करो फटाफट और इससे आंसर निकाल के आगे बढ़ो। दो ऑप्शन आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे सिंपल तरीके से।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ग्राफिकल क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही होता है, उतना आसान नहीं होता है कभी भी नीट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा फंस जाते हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। हालांकि पिछले साल केमिकल काइनेटिक्स और नीट 2021 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से अपना क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बैलेंस करनी है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो भाई बैलेंस करने में क्या है, बैलेंस करने में तो अपने चैंपियन है। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा और नहीं करा, इवन बोर्ड में भी बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके प्रोडक्ट वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने को ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक, हम तो सिंपल बैलेंस करते हैं, कोफिशिएंट अभी कुछ नहीं मानते, जैसे बैलेंस करते हैं वैसे ही बैलेंस करते हैं। ठीक, अपने पास ये रिएक्शन है। अब बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किसी से भी कर सकते हैं। जो हमें समझना होता है कंपटीशन लेवल पे, वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या जिसको हम इन फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। बेस्ट तरीका तो वही रहता है, तो मैं उसी से बैलेंस करूंगा। बाकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो क्रोमियम की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, इधर +6 है और इधर कितना है +3 है। इधर सल्फर +4 में और इधर सल्फर +6 में है। तो आपको दो, चाहे प्रोडक्ट साइड चाहे रिएक्टेंट साइड, कोई भी दो सब्सटेंसेज ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। तो आपने रिएक्टेंट साइड ही कर लो, +6 से +3 जा रहा है क्रोमियम, +4 से +6 जा रहा है सल्फर। आप चाहे तो प्रोडक्ट साइड भी कर सकते थे, किधर से भी कर सकते थे, क्योंकि इनमें दोनों ही तरफ दो दो आपके ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें किसी ना किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो +6 से जा रहा है +3 में, लेफ्ट टू राइट अगर बात करें, लेफ्ट टू राइट ही बैलेंस करते हैं। +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, यानी कि 3 का डिक्रीज़ हो रहा है। और सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, यानी कि 6 का डिक्रीज़ हो रहा है। अब सल्फर SO3 2 नेगेटिव में +4 में, लेफ्ट टू राइट देखने पे +4 से +6 जा रहा है, यानी कि 2 का इंक्रीज़ हो रहा है। और सल्फर की एटॉमिसिटी 1 है, यानी कि ओवरऑल 2 का ही इंक्रीज़ होगा। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि नेट डिक्रीज़ और नेट इंक्रीज़ बराबर आ जाए। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, SO3 2 माइनस को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और Cr2O7 2 माइनस को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 का डिक्रीज़ इंटू 1 यानी कि 6 का डिक्रीज़, और 2 का इंक्रीज़ इंटू 3 यानी कि 6 का इंक्रीज़, यानी कि 6 का इंक्रीज़ और 6 का डिक्रीज़, जो कि बराबर हो गया। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई डब्बे में बंद। ये डब्बे में बंद होने का क्या मतलब कि इनका तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए फिक्स। यानी कि हमारा अगर हम बात करें तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये A था, Cr2O7 2 माइनस, यानी कि A की वैल्यू आ गई 1, और SO3 2 माइनस था, B की वैल्यू आ गई 3। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में है, A की ऑप्शन में है। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया 4th। आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपने इतने से ही निकाल लिया कि A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, आपका ऑप्शन आ गया। तो अब आगे करने की जरूरत ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। यही तो स्पीड विद एक्यूरेसी है कि आपने ऑप्शन देख के आगे बढ़ गए फटाफट, कि A B निकाला, C निकालने की जरूरत नहीं, खट यही ऑप्शन आगे बढ़े। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसे होते तो आपको C निकालना पड़ता, तो तब निकालते। अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज को बराबर कर दिया। अब आप अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करोगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक Cr2O7 2 माइनस अगर फिक्स है तो इधर 2 क्रोमियम लेने पड़ेंगे। 3 SO3 2 माइनस अगर फिक्स हो गया तो 3 इधर सल्फेट लेने पड़ेंगे, तभी सल्फर बैलेंस होगा, अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ वाटर। तो अगर हम इधर बात करें तो 7 ऑक्सीजन इधर है और प्लस 9, 3 3 इज 9, तो 7 + 9 हमारा कितना हो गया 16। तो 16 ऑक्सीजन इधर है, और इधर बात करें तो किधर है, कितने हैं 12 ऑक्सीजन है। तो हमें 4 वाटर इधर ऐड करने पड़ेंगे, तभी हमारे ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर कितने 8 हाइड्रोजन है, तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे 8H+ ऐड कर देंगे। 8H+ ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 3 आ गई, C की वैल्यू 8 आ गई। सिंपल बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, थोड़े अलग तरीके से दिया था, बस इतनी बात थी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया था। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें दी हुई थी सभी स्पीशीज़ की, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें सभी स्पीशीज़ की दी हुई थी। रिएक्शन दिए थे कि इसकी इतनी मोल पर लीटर इनकी कंसंट्रेशन है एट 300 केल्विन। हमसे डेल्टा जी नॉट पूछा है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है। तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाता है, माइनस आर टी एल एन क्यू। अगर मैं उसे नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करूंगा लॉग बेस 10 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। सिंपल। तो ये बेसिक फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे माइनस 2.303 आर की वैल्यू कितनी है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही लेते हैं, 300 केल्विन में, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए। अब हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो क्या हम निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगेन बेसिक फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो सी की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 है। डी की कंसंट्रेशन कितनी है, 6 है। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 है। बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 है। तो सिंपल, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 10 आ जाएगा। तो आप इसी चीज़ को क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। इसी चीज़ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो लॉग बेस 10 आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। लॉग आपका किसका निकालना है, 10। अब लॉग इतना आपको पता होना चाहिए कि लॉग अगर आपको 10 का निकालना है और बेस भी आपका 10 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको सिंपल सॉल्व करना है। नेगेटिव में आपको आंसर निकालना है। देखो आप इतना ऐसे कर सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा, 230.3 इंटू 6। आप इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि अगर ये 200 होता तो 1200 आता। अब 200 से थोड़ा ज़्यादा है तो 1200 से थोड़ा ज़्यादा आएगा और नेगेटिव में आएगा। अब 1200 से ज़्यादा नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1381.80 कैलोरी। सिंपल है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपने इस 2 जीरो को यहाँ से आगे पहुँचाया, 230.3 करा, 2 इंटू 3 6 लिखा। सिंपल समझे कि 200 होता तो ये 1200 आता। अब नेगेटिव में तो आएगा ही, तो नेगेटिव में एक ऑप्शन तो हट ही गया। अब 1200 से ऊपर नेगेटिव में कोई ऑप्शन है तो वो आपका आ जाएगा, जो कि आपका ये है। सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऐसा नहीं कि अभी पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल या आयन इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो वाटर, तो आपका लुईस एसिड के लिए एक्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि लुईस एसिड के लिए एक्ट करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वाटर के पास तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लुईस बेस है, ना कि लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। और मेनली तो अगर मैं वेकेंट ऑर्बिटल की भी बात करूं, वेकेंट ऑर्बिटल भी छोड़ूं, तो इसके बाद लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, आपका लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। वाटर लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, अमोनिया भी लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और OH माइनस पे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक्ट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा, तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये तीनों तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही होगा। यहाँ पे BF3 ही तो एक मात्र ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वही तो लुईस एसिड होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत बार नीट में, बहुत बार। जब 1920 में भी पूछा गया, 19 में जो उड़ीसा वाला हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, NCERT के सॉल्ड एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को गलत करना क्राइम है।
अब थर्मोकेमिस्ट्री से सबसे आसान क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री से आपको क्या, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि रिलेशन बताना है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये आपका सिंपलेस्ट होता है आपका रिलेशन जो आप थर्मोकेमिस्ट्री में पहला फॉर्मूला पढ़ते हो। और फॉर आइडियल गैस आप क्या बोल देते हो कि फॉर आइडियल गैस आपका क्या हो जाता है, आइडियल गैस के लिए आपका हो जाता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा पी वी को आप क्या लिख देते हो, डेल्टा एन जी आर टी लिख देते हो। तो आइडियल गैस के लिए आपकी ये हो जाती है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे आइडियल गैस बोली नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अब जब डेल्टा एन जी आर टी के टर्म्स में ही है तो आपको यही वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी जो कि आपका पहला ऑप्शन है, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला पूछ दिया भाई। अब इसमें क्या है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पूछा भी तो क्या, सिंपल फॉर्मूला। आगे बढ़े, क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, द बी एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एलिमेंट जो बी है फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और जो ए है इट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कह रहा है ए एक्स बी वाई है, आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर एलिमेंट आपका जो बी है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, तो इसके लिए जेड कितना हो जाएगा, जेड मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 1/8 होगा, 8 कॉर्नर पे होगा और 6 फेसिस पे होगा। तो 8 कॉर्नर के लिए आपका कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 6 फेस पे, ईच फेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, हाफ हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली जेड 4 आ जाएगा, ठीक। अब मैं ए की बात करूँ तो ए कितना है, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, ठीक है, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो अगर मैं बात करूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर जेड आपका 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड आपके कितने होंगे, 8 होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे। क्यों, क्योंकि अगर जो भी पैकिंग होती है और जो उसका जेड आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जेड के बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करो, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करो, जिसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिसका भी जेड अगर आपका जो उनका आ गया उस पैकिंग का, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसी जेड के बराबर होते हैं। तो अब आपका एक का नंबर कितना आ जाएगा, इफेक्टिव नंबर 1/3 ऑफ कितना आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 8 है, यानी कि आपका 8/3 आ जाएगा। तो अगर मैं ए बी की बात करूँ, फॉर्मूले की बात करूँ, तो आपका कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो की बात करूँ तो आपका देखो x प्लस वाई पूछ रहा है, यानी कि आपका a कितना है, 4 है, और b कितना है आपका 8/3 है। तो आपको इसको सिंपलेस्ट नंबर से क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट इंटीजर में लाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट इंटीजर में लाना पड़ेगा। तो यानी कि क्या 4:8/3 है, 4:8/3 है, तो आप क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1:2/3। अब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। यानी कि इसी को सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, A3B2 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा, पहले 4 से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो ये कितना हो गया, 4/4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1:2/3 हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3:2 हो गया। तो A3B2 यानी कि x मेरा कितना आ गया, AXBY के फॉर्म में अगर है तो x मेरा आ गया 3 और y आ गया मेरा 2। तो x प्लस वाई मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला निकालने वाला, फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालने वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं सॉलिड स्टेट में से, और उसी टाइप का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें गिवन है, तो उतना कोई टफ चीज़ ये नहीं है। x प्लस वाई मेरा 5 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, अगेन सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, ठीक है। ये थोड़ी लैंग्वेज इंटरप्रेट करने वाला क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन आसान था कि एक यूनिट सेल ऑफ एफसीसी में एक एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन लाई करेगा एक यूनिट सेल में, मतलब जो एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो एक यूनिट सेल में उसका कितना फ्रैक्शन लाई करेगा।
तो हमें पता है जो एच सेंटर पे होता है, एक एच कितने यूनिट सेल से शेयर करी जाती है, 4 यूनिट सेल से शेयर करी जाती है। तो एक यूनिट सेल में उसका कितना फ्रैक्शन लाया करेगा, 1/4 लाया करेगा। ठीक भाई, एक एज 4 यूनिट सेल से शेयर करी जाती है, आप अपने कमरे में भी देख सकते हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं कि एक एज जो होती है आपकी 4 यूनिट सेल से शेयर करी जाती है, और 4 यूनिट सेल से शेयर करी जाती है तो जो एच सेंटर पे जो ऑक्टेहेड्रल वर्ड है उसका एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होगा। तो 1/4 आपका ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि हमारा एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, अगेन लिक्विड सोल्यूशन से था। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने हमें कंफ्यूज करा, क्योंकि एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही फ्रेम करा गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को। तो एसर्शन क्या था कि हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। बिल्कुल ठीक बात है कि हीलियम हम यूज़ करते हैं डाइविंग एपरेटस में। क्यों? क्योंकि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जब अंडर वाटर वो जाते हैं तो अंडर वाटर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की वो बढ़ जाती है। हेनरी लॉ से हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की, एटमॉस्फेरिक गैसेस की बढ़ जाएगी। और जब वो वापस आते हैं, जब वो असेंट करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करता है तो जो गैसेस होती हैं, जो सॉल्युबिलिटी बड़ी थी गैसेस की, अब वो क्या होगी, कम होगी। अब कम होगी तो क्या होगा, आपका बबल फॉर्मेशन होगा। और बबल फॉर्मेशन पर्टिकुलरली ये नाइट्रोजन गैस का बबल फॉर्मेशन होता है। और बबल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये बबल्स हमारे कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेंड्स नाम की डिजीज, जिसे हम डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं, वो डिजीज हो जाती है, जो विट कैन बी लाइफ फेटल एज वेल। ठीक है, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसी टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए क्या करा जाता है कि जो स्कूबा डाइवर होता है उनका जो डाइविंग एपरेटस, जो उनका टैंक होता है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो तो होती है, उसी के साथ साथ हीलियम भी मिला देते हैं। हीलियम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है। भाई ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा प्रेशर था तभी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हुई। ठीक, और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हुई, उसी की वजह से सारी दिक्कत हुई। तो ये जो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को ही कम करने के लिए हमने क्या करा, हीलियम मिला दी। हीलियम से क्या हो जाता है, आपका सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम होती है, इस वजह से हमारी ये जो बेंड्स डिजीज है ये प्रिवेंट हो जाती है। तो हीलियम डाइविंग एपरेटस में डाइल्यूट करता है ऑक्सीजन को, बिल्कुल ठीक बात है। इसे हीलियोक्स भी बोलते हैं कि हीलियम और ऑक्सीजन मिला देते हैं तो हीलियोक्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, वैसे कोई ऐसा याद रखने की बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया हमारा। अब रीजन क्या है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। तो गलत बात है। पहली बात तो हाई सॉल्युबिलिटी तो होती नहीं है, पहली बात लो सॉल्युबिलिटी होती है, और किसमें, ब्लड में। तो ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि हीलियम की हाई सॉल्युबिलिटी तो होती नहीं, लो सॉल्युबिलिटी होती है, और लो सॉल्युबिलिटी की वजह से ही तो भाई इसे यूज़ करा जाता है इन डाइविंग एपरेटस। तो हाई सॉल्युबिलिटी होगी तो उसे डाइविंग एपरेटस में यूज़ ही क्यों करेंगे। ठीक है, बात है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एसर्शन हमारा ठीक है, रीजन हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अगेन क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा AR क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं तो इस वजह से टफ हो जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। क्या था क्वेश्चन कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, सेंटीमोलर सोल्यूशन हमें दिया हुआ था KCl का। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस उसकी कंडक्टिविटी हमें दी हुई थी, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था हमें उस सोल्यूशन का एट सेम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 60 ओम। हमसे पूछ रहा था कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो अगेन देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो पहली बात सेंटीमोलर सोल्यूशन है, मतलब मोलैरिटी कितनी है सोल्यूशन की, 1/100 है, यानी कि 0.01 मोलर है। ठीक है, साथ ही साथ कंडक्टिविटी दी है और रेजिस्टेंस दी है। तो हमें एक सिंपल फॉर्मूला पता है क्या, कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ρL/A होती है, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। ठीक, रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A। ठीक, अब रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू, ठीक, रो को क्या ले, रो होती है आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो आप
इसको क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी को लिख सकते हो 1 अपॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप डिनोट करते हो कैपा से, के से, ठीक, के भी बोल सकते हो, नहीं तो कैपा बोल सकते हो, ठीक है। सही वर्ड तो कैपा है, ग्रीक लेटर कैपा। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी रो था तो उसको आपने 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख लिया इनटू एल बाय ए। और ये जो एल बाय है यही क्या है आपका, यही आपका सेल कांस्टेंट है, ठीक, यही आपका क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो यही आपका सेल कांस्टेंट है जिसे आप जी स्टार से भी डिनोट करते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है कितनी, 60 ओम, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी पता है आपकी कितनी है, 0.0210, ये आपकी दी हुई है कंडक्टिविटी, इनटू क्या है, सेल कांस्टेंट जो कि आपका जी स्टार है। तो यहाँ से क्या आप सेल कांस्टेंट निकाल लोगे। यूनिट्स का ध्यान रखो, ये किस में है, कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक, और रेजिस्टेंस किस में है, ओम में है। तो जो आपका सेल कांस्टेंट आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.021 इंटू 60, यानी कि 0.21 इंटू 60, यानी कि आप सिंपल सॉल्व कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंगल स्टेप, 1.26 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सभी ऑप्शन में सेंटीमीटर इनवर्स में ही है, तो यूनिट की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो अगेन सिंपल था कि आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, इनवर्स होती है कंडक्टिविटी के, सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए कि एल बाय ए होता है, और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और टफ क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन टफ क्वेश्चन ना बना के उन्होंने इजी बनाया। एनसीईआरटी में ये इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था एकदम। आप चाहे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, आप समझ गए होंगे ये चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगेन एक एसर्शन रीजन आया जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही था हमारा एसर्शन रीजन, ठीक है। अगेन देखो एसर्शन रीजन, देखो रैंक डिटरमाइनिंग हो जाता है क्योंकि वही बच्चे इसको टफ समझ बैठते हैं, हालांकि उतना टफ था नहीं है। एसर्शन क्या था कि इन इक्वेशन डेल्टा आर जी, आर क्या होता है, रिएक्शन होता है, यानी कि डेल्टा जी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, बिल्कुल ठीक बात है। वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड्स ऑन एन, ठीक बात है कि वैल्यू ऑफ जो डेल्टा आर जी है वो एन पे डिपेंड करती है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज ट्रू। इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो हम इतना समझ गए कि एसर्शन तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमारी दो तरीके की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है। ई नॉट सेल, आपका ई सेल की बात करो चाहे ई नॉट सेल की बात करो, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा जी की बात करो तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप ये बात ऐसे भी समझ सकते हो कि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो n है उस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जी n पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से क्या है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा जी n पे डिपेंड कर रहा है और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ सेल रिएक्शन, तो इस वजह से डेल्टा जी क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो रीजन भी ठीक है। अब बात आती है कि एसर्शन रीजन दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो देखो आपका डेल्टा जी एन एफ ई है और वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड कर रही है एन पे, और अगले स्टेटमेंट में लिखा है कि डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपका, क्योंकि डेल्टा जी एन पे डिपेंड कर रहा है तभी तो आपका डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो रीजन तो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। देखो एसर्शन रीजन में क्या होता है, कई बार जब आपको ये पता करना हो कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें जो मेरा फंडा काम करता है, जो ज़्यादातर जगह काम भी कर जाता है, वो क्या है कि कई बार आपका क्या होता है कि रीज़न जो होता है वो एकदम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि अच्छा अगर रीज़न ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो एसर्शन भाई ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि अच्छा कि एक मतलब कि अगर रीजन कुछ लिखा है तो रीजन अगर ऐसा है तो इससे
एक दूसरी बात इंटरप्रिटेशन हो रही है और दूसरी इंटरप्रिटेशन से आप फिर फर्दर कह सकते हो कि अच्छा हाँ अगर ऐसा है तो एक्सर्शन ठीक होगा भाई, तो एक्सर्शन का रीजन दे रहा है। तो कई बार एक बीच में गैप होता है, तो अगर वो गैप भी होना और गैप मतलब पूरा एक तरीके से डिटेल्ड में ना लिखा हो, वो गैप आपको हिंट के तौर पे मिल रहा हो कि आपका हाँ वो गैप अच्छा ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा होगा, तो अगर बीच वाला वो गैप लिखा ना हो ना तब भी आपका आंसर यही होता है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये चीज़ आप प्रैक्टिस से समझ पाते हो इस तरीके, बहुत ज़्यादा आपको जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको कब कौन सा ऑप्शन लगाना है। और एसर्शन रीजन में तो कई बार एग्जामिनर का भी से होता है कि अब एनटीए आंसर इसका हो सकता है कि दे दे कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन इसका आंसर तो यही होना चाहिए कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तो ये जो बात होती है कि एसर्शन रीजन तो ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये काफ़ी डिस्पैरिटी वाली चीज़ है। लेकिन जो इसमें मेरा फंडा जो काफ़ी जगह मैंने अपने टाइम पे भी देखा कि काम करता है वो यही है कि अगर थोड़ा सा भी रीज़न हिंट दे रहा हो एसर्शन का तो आप मान लें कि रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मैक्सिमम टाइम आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी एनटीए इज ग्रेट, जो आंसर वो देंगे वही माना जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था केमिकल काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स से दो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से पहला क्वेश्चन था ये, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट आपको दिया हुआ है के ए स्क्वायर बी। ठीक है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, और बी की कंसंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो आपका जो रेट है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि आपका जो R1 यानी कि इनिशियल रेट था वो कितना था, ठीक, वो था के ए स्क्वायर बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऑब्वियसली इसकी रेज टू द पावर 1। अब R2 कितना हो जाएगा, R2 रेट कांस्टेंट तो आपका के ही रहेगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई, मतलब ए की जगह कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3a का स्क्वायर, और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट यानी कि बी ही है और इसकी रेज टू द पावर में 1। ऑब्वियसली पार्शियल ऑर्डर तो क्या रहेंगे, वो ही रहेंगे, पहले 2 था तो अब भी 2 रहेगा, पहले 1 था इसका तो अब भी 1 ही रहेगा, खाली कंसंट्रेशन ए की 3 गुना हो गई, बी उतनी ही कंसंट्रेशन मेंटेन रखी है, और रेट कांस्टेंट भी ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। रेट कांस्टेंट आपका या तो कैटलिस्ट से चेंज होता है या टेम्परेचर से चेंज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे तो कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि आपका ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं डिवाइड मार दूँ इसे, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपका R2/R1 कितना हो जाएगा, R2/R1 क्या हो जाएगा आपका, क्या 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 आ जाएगा, क्या 9/1, यानी कि रेट क्या हो गया, क्या 9 टाइम्स हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई बाय अ फैक्टर ऑफ 9। क्या रेट क्या हो गई आपकी, इंक्रीज कर गई बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है आपका ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो रेट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, कंसंट्रेशन एक की ट्रिपल कर दी तो रेट आपकी 9 टाइम्स हो गई। 9 टाइम्स का मतलब कि इंक्रीज कर गई बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन करते हैं, अगेन इससे एसर्शन रीजन पूछा गया, ये थोड़ा सा टिपिकल था, इवन जिनका स्कोर अच्छा 650 प्लस भी आ रहा है, मैंने बात करी है उनसे, तो उनका भी ये क्वेश्चन कईयों का गलत हो गया है। तो ये एसर्शन रीजन मैं बार बार कह रहा हूँ, यही रैंक को आपके डिफाइन करेंगे, जो टॉपर्स है वो AR से ही सेपरेट होने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ। तो एसर्शन कह रहे हैं, अगेन केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बात एकदम गलत है कि एनसीईआरटी में भी ये बात गिवन है, और ये बात जब लेक्चर में पढ़ाई जाती है तो भी बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है कि किसी भी रिएक्शन की आपका पूरा आपको ग्राफ बना के दिखाया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या ग्राफ होगा, कैसे ग्राफिकल एनालिसिस होती है। तो कभी भी आपका उसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन का आपने नहीं देखा होगा, और ये आपको टेक्स्ट में भी बात ज़रूर मिल जाएगी। तो रिएक्शन के एनहांस जीरो एक्टिवेशन एनर्जी ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। ठीक, अब रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि
दो ऑप्शन में तो है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि असर्शन गलत हो गया। ठीक, एक ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एक ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन अगर आपका गलत हो गया तो आंसर तो आपका थर्ड ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें असर्शन गलत है। तो आप इससे भी खाली कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर रीजन की बात करूं तो क्या लिखा है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और उस पोटेंशियल एनर्जी से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये आपकी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही प्रोवाइड करी जा सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की फिक्स ही होती है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करी जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ऑब्वियसली आपका ठीक है, तो रीजन तो आपका करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। अगेन अगर हम अपना कूल मेंटेन रखें, कामनेस मेंटेन रखें, तो हम इन क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। असर्शन को सेपरेट पढ़े, रीजन को सेपरेट पढ़े, तो हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस केमिस्ट्री से हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही एग्जाम्पल वाले थे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा सेक्शन ए में पूछा गया था कि कौन सा एग्जाम्पल है इसमें हेट्रोजीनस कैटालिसिस का। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होती है? अब हेट्रोजीनस कैटालिसिस हमारी वो कैटालिसिस होती हैं जिसमें हमारा रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट होते हैं वो सेम फेज में नहीं होते हैं। सेम फेज का मतलब सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होते हैं। होमोजीनस कैटलिस्ट जो होती है उसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट आपका सेम फेज में होते हैं, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। ऑब्वियसली वो जनरली हमारी लिक्विड या गैस ही होती है। ठीक, जनरली की बात करें कि होमोजीनस कैटालिसिस में जनरली जो फेज रहती है वो लिक्विड और गैसियस फेज ही रहती है। ठीक, तो पहली बार अगर हम सभी ऑप्शंस को डील करें एक एक करके, तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलाइज्ड बाय H प्लस आयंस। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलाइज्ड बाय H प्लस आयंस। तो क्या है, होमोजेनस कैटालिसिस है कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस है? ऑब्वियसली ये कैसी कैटालिसिस है? होमोजेनस कैटालिसिस है। अगर मैं इसको आपको ठीक से एक्सप्लेन करूं तो देखो कैसे होगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं तो शुगर की हाइड्रोलिसिस करनी है तो ऑब्वियसली ये जनरली आपकी सुक्रोज की ही बात करता है। तो C12H22O11 आपका एक्वस फेज में होगा, आपकी हाइड्रोलिसिस होगी। वाटर हाइड्रोलिसिस क्या होती है? वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। ठीक है, कैटेलाइज बाय H प्लस आयंस। ऑब्वियसली H प्लस आयन है तो H प्लस आपका डिजॉल्व होगा पानी में, और ये किस में टूट जाएगा? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होगा, एक्वस होगा, ये भी डिजॉल्व होगा पानी में। और साथ ही साथ आपका फ्रक्टोज बनेगा जिसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा ग्लूकोज की तरह, लेकिन ये भी डिजॉल्व होगा। तो आप रिएक्टेंट की बात करो और कैटलिस्ट की बात करो तो ये सभी सेम फेज में है। ठीक, ये H प्लस एक्वस है, वाटर आपका लिक्विड है ही, और आपका शुगर जो है वो भी एक्वस है, तो ये सभी सेम फेज में है। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस ना होके किसका एग्जांपल है? आपका होमोजीनस कैटालिसिस का। मैं इसको मेरे पीछे छुप रहा था, देख लो कि ये शुगर है आपका, शुगर आपका एक्वस फेज में है, वाटर आपका लिक्विड है ही, और आपका H प्लस जो है वो आपका एक्वस फेज में है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में, इसलिए होमोजीनस कैटालिसिस है। और प्रोडक्ट जो बनेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, जो दोनों एक्वस एक्वस ही होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो पहला तो आपका आंसर नहीं है, ये होमोजीनस कैटालिसिस है। ठीक है, दूसरे की बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन ऑब्वियसली आपका गैस होता है। ठीक है, तो ओजोन किस में टूटेगा? आपका ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कह रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह रहा है, यानी कि NO गैस कह रहा है। ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो हम इसे ऐसे बैलेंस करते हैं, ट्वाइस ओजोन प्लस थ्राइस ऑफ O2 गैस। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही सेम फेज में है, गैसियस फेज में है, तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस नहीं है बल्कि होमोजीनस कैटालिसिस है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में क्या है आपका?
combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided iron। तो इसमें क्या होगा आपका N2 गैस होगी प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस होगी। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में? फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब आयरन सॉलिड की प्रेजेंस में आपका किस पे कन्वर्ट हो रहा? ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है? गैसियस फेज में, और जो कैटलिस्ट है वो किस फेज में? सॉलिड फेज में। मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही डिफरेंट फेज में, मतलब ये होमोजेनस कैटालिसिस नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो आपका आंसर तो क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक, तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल तो थर्ड हो गया, लेकिन एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या है। ये सभी जो ऑप्शंस हैं, जो एग्जांपल दिए हैं, ये सभी एनसीईआरटी में दिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल को ठीक से स्टडी करा होगा तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले जाओगे। क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 गैस का ऑक्सीडेशन आपको करना है किसमें? ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है तो ऑब्वियसली SO2 क्या होगा? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, क्या बनेगा? SO3 गैस बनेगी। और आपका क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड है, NOx लिख लेता हूं मैं जनरल। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होंगे वो किस फेज में होंगे? गैसियस फेज में ही होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मैंने जनरली ऐसे नॉक्स लिख दिया। ठीक है, तो SO2 आपका रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट है, दोनों ही गैसियस फेज में। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो भी होंगे, आपका NO होगा, N2O होगा, जो भी होगा वो गैसियस फेज में ही होगा। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपके सेम फेज में है, गैसियस फेज में है, तो ये आपका होमोजेनस कैटालिसिस हो गया, ना कि हेटेरोजेनस कैटालिसिस हो गया। तो ये आपका होमोजेनस कैटालिसिस हो गया, तो आपका ये आंसर नहीं है। तो आपका हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एक ही एग्जांपल था, वो आपका थर्ड ऑप्शन था। अगेन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में सभी ऑप्शंस एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस में। अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए होगे। सरफेस केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सरफेस केमिस्ट्री से एनसीईआरटी से ही पूछा गया, जो कि एक एग्जांपल था। और ये एक एग्जांपल थोड़ा याद करने वाला भी था कि प्यूमिस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्यूमिस्टोन आपका एग्जांपल किसका होता है? सॉलिड सोल का होता है। ठीक है, प्यूमिस्टोन आपका क्या होता है? बेसिकली प्यूमिस्टोन आपका डेड स्किन और हेयर रिमूवल के लिए यूज करा जाता है प्यूमिस्टोन। ठीक है, एक एब्रेजिव बेसिकली आपका स्टोन होता है, जो कि आपका डेड स्किन के लिए रिमूवल के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, उसमें कोई खास बात नहीं है। बेसिकली जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के आधार पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें आप ये सब पढ़ते हो कि जो आपका डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होता है? डीपी जिसे हम कहते हैं होता है गैस, और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो होता है हमारा सॉलिड। और इसी से हमारा क्या, कौन सा टाइप का कोलॉइड बनता है? सॉलिड सोल टाइप का कोलॉइड बनता है। और सॉलिड सोल का ही एग्जाम्पल हमारा प्यूमिस्टोन है। इसके अलावा हमारा फोम रबर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। जेल के एग्जाम्पल तो चीज़ हो जाता है, बटर हो जाता है, घी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। फोम के एग्जाम्पल हमारे फ्रॉथ हो जाते हैं, क्रीम हो जाता है, विप्ड क्रीम की बात करें तो ये सारे हमारे फोम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। सोल तो हमारा बेसिकली पेंट्स और जो बायोलॉजिकल सेल फ्लूइड्स होते हैं वो सारे हमारे सोल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार सभी एग्जाम्पल बता दिए। हालांकि ये आपकी जो सरफेस केमिस्ट्री में जो टेबल है आपकी, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, उसी में आपको ये सारी चीज़ दी हुई है कि डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, तो किस टाइप का कोलॉइड बनेगा और उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो आप उस पूरी टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता था। हालांकि अब सरफेस केमिस्ट्री बोर्ड से हटा दिया गया है, नहीं तो जब तक बोर्ड में चैप्टर था तब तक ये जो जितनी भी सरफेस केमिस्ट्री की टेबल्स हैं बहुत ही हॉट फेवरेट रहती थी बोर्ड्स में। 1-2 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आता था इन एग्जाम्पल्स और इन टेबल से, या तो डिफरेंस का आता था, किसी भी चीज़ का आपका इन टेबल से क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम करा जाता था। तो प्यूमिस्टोन आपका एग्जाम्पल किसका है? सॉलिड सोल का है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 18 के 18 क्वेश्चंस कर लिए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं?
ठीक है, नहीं कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो अब क्या फ्यूचर स्टूडेंट्स को टिप्स हैं, फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें, फ्यूचर ईयर का पेपर भाई किस तरीके से आ सकता है। तो पहली बात कि जब से एनटीए ने पेपर्स बनाने संभाला है तो तब से पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही मेंटेन्ड है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आपको गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको नीट में सक्सेसफुल होना है, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, फिजिकल केमिस्ट्री भी छोड़ दूं, अगर आपको नीट में सक्सेसफुल होना है, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करना है, तो आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन डिराइव जो करे जा सकते हैं उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, जिन्हें हम डिराइव्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि डीपीवाईक्यूज भी कहते हैं। उनमें भी आपको अच्छे से एक पकड़, आपकी एक होल्ड होनी चाहिए, तब आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे डिराइव होने वाले वेरियस डीपीवाईक्यूज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इतनी लेवल की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके कंसेप्चुअल लेवल पे आप कहीं नहीं अटकने वाले। साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मानना कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में वो न्यूमेरिकल आएंगे और एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला लिस्ट को ज़रूर मेंटेन रखें, जिससे आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि हमने भी देखा कि 18 में से जो 18 क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 9 क्वेश्चन एकदम न्यूमेरिकल थे और एकदम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, हालांकि न्यूमेरिकल ज़्यादा थे लेकिन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे 9 क्वेश्चन थे एकदम फॉर्मूला बेस्ड, 2 में तो फॉर्मूले ही पूछ दिए गए। और दूसरी बात, जो रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज से सॉल्व होंगे, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास सब्जेक्ट की, और वो आपको अपने क्लास टीचर के नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग और आपकी शीट जो कोचिंग की होती है उन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आप ये रैंक डिफाइनिंग वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। हालांकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चंस को आप आराम से स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर ईयर एस्पिरेंट्स आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करें, किसी भी चैप्टर को ना छोड़ के जाएं, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर को आप स्किप ना करें, किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होते हैं तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप इन रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चंस को अच्छा करने के लिए आप अपनी कोचिंग की शीट लगा सकते हो, या कोई अगर किसी कोचिंग में नहीं हो तो किसी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। एलिन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने एलिन का मॉड्यूल सॉल्व करा था, किसी का भी आप कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, और ये रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन भी ठीक करके आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।